आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं मुजफ्फर गजाली। आज हम गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव के तहत एक अहम मीडिया समिट में शामिल हैं। यहाँ सुबह से ही मीडिया के मुख्तलिफ पहलुओं पर डिस्कशन हो रहा है, बात हो रही है। बुनियादी इशू ये है कि समाज में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ जिस तरह से बढ़ रही है और समाज को नुकसान पहुंचा रही है, उस विषय को लेकर मीडिया के तमाम मीडिया कर्मी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो भी मीडिया के माध्यम है, वो तमाम पत्रकार, एकेडमिशियन और समाजी सतह पर काम करने वाले, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मी यहाँ शामिल हो रहे हैं। इस मीडिया समिट में एक बड़ी तादाद में लोग पूरे देश से जमा हुए हैं और इस फिक्र को लेकर जमा हुए हैं कि किस तरह समाज में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ के जो मुज़िर असरात हैं, उसके जो मनफी असरात हैं, उससे किस प्रकार बचा जाए। हम आपको दिखाते हैं चंद झलकी। मेरे साथ इस समय है दिलीप कुमार साहब, जो IIMC जम्मू से तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं उनसे इस विषय पर बात करूंगा कि ये जो इस वक्त मीडिया समिट चल रहा है, इसका विषय क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। ये बताइए, जो समिट चल रहा है फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इसका समाज पर क्या असर होता है? जी बहुत धन्यवाद। ये जो समिट चल रहा है, ये समिट विशेषकर मीडिया जो ट्रेनर हैं, जो डिसइन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन से संबंधित जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है या जो उसको समझते हैं, सोसाइटी में लेके जाते हैं, सोसाइटी के लोगों को ट्रेंड करते हैं, उससे संबंधित है। और इसका सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है वो जो इस तरीके की आजकल जो फेक यूनिवर्सिटीज़ या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे आप कहते हैं, बिना चेक किए हुए, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से, बिना सोचे समझे हुए जो सूचनाएं एक दूसरी जगह पर पास की जाती हैं और उसका एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में। बड़े मेजर हर्डल भी देखने को मिलते हैं। कई सारे मॉब लिंचिंग भी आपने देखे कि उससे संबंधित हुए। इन सब चीज़ों में मदद करता है, क्योंकि अगर पर्सनल लेवल पे वो इन्फॉर्मेशन चेक कर लिए जाते हैं, जो टूल्स हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है, तो मुझे लगता है कि उस हर्डल से काफ़ी बचा जा सकता है, उस वर्स्ट से या वर्स्ट सिचुएशन से, उस तरीके के बुरे वातावरण तैयार होने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि समाज में जितना ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा, लोग उतने एम्पावर्ड होंगे, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन में क्या सच है, क्या गलत है, ये तय करना बहुत ज़रूरी है और बहुत समय की मांग भी है। ये ज़रूर प्रश्न उठ सकता है कि आम जनता के बीच में क्या इतनी समय है या क्या इस तरह का टूल्स है कि वो इस चीज़ों को तय कर पाए। बिल्कुल उसी विषय को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज डेटा लीड्स और गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव कर रहा है, और उसको अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतारा जा सके, जो काफ़ी हद तक हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, उतार चुके हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी टीम जो आज दिख रही है, जो पहले बहुत छोटी थी, और हर साल इस टीम की जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस आकार को अगर ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि एक बहुत सकारात्मक परिणाम होगा और सभ्य और सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा, जिसमें सही सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र और आवाम जो जनता है उसको भी इसमें एम्पावर्ड होना चाहिए, फेक न्यूज़ को लेकर के कॉन्शियस होना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत बड़ा वो चुनौती भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या सुदूर के क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर इस प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप से किया जा सके। हालांकि रेडियो के माध्यम से या रेडियो के जो जॉकी हैं या रेडियो को समझने वाले, ऑपरेट करने वाले, कम्युनिटी रेडियो को चलाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। एक बड़ा प्रश्न ये है कि कम्युनिटी रेडियो का एक्चुअल ग्राउंड पे प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव तो है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और उनको ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि सोचो, समझो और उसके बाद उसको पसंद करो, जो टैगलाइन है इसका,
तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वहाँ पर भी लोग धीरे धीरे प्रशिक्षित हो रहे हैं और इस तरह के सूचनाओं को वो फिल्टर करना सीख गए हैं। अगर वो सूचनाओं को फिल्टर करके आगे पास करना स्टार्ट करें तो मुझे लगता है कि रेडियो की रीच चूँकि मैक्सिमम है 99.99% तक है, तो उससे काफ़ी लोगों का प्रभाव पड़ेगा, खासकर किसानों में उसका प्रभाव पड़ेगा। और कृषि में किन चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए, किस चीज़ों का नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा तय कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। और बहुत मार्केट में जो बहुत सारे तरह की सूचनाएं होती हैं, जो उनको एक वर्ड होता है देहाती वर्ड बरगला देने का काम जो करते हैं, उससे वो बच सकते हैं। और उसी प्रक्रिया को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज और इस तरह के जो ट्रेनर हैं वो सुदूर क्षेत्रों में जा कर के काम करें, तो मुझे लगता है कि और मजबूती आएगी। चुनौती यही है कि क्या सही सेंस में लोग वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बेहतर परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में ये परिवार और बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा और जितने सही भाव में काम करेगा, मुझे लगता है कि ग्रामीणों को और सुदूर क्षेत्र के भारत को या इस पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इस तरह की सूचनाओं की आवश्यकता है, वो सूचनाओं को सही रूप में लेकर के अपने आप को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। तो क्या पत्रकार जो हमारे बंधु हैं, पत्रकार बंधु जो फील्ड में काम करते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों में कितना प्रशिक्षित होना चाहिए? उनको हर लेवल पे प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट चेक का जो प्रोसेस है या क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है, अगर पत्रकार जो समाज का आवाज़ है, जो मासेस की वॉइस है, अगर वो ट्रेंड नहीं है, तो आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे या समाचार देखे जो बिना फैक्ट चेक किए निकले और उसका एक बहुत बुरा परिणाम दिखाई दिया समाज में, जिससे बचा जा सकता था। और वो चाहे बाढ़ की प्रक्रिया हो, नेचुरल जो प्राकृतिक आपदा है, या कोई और अन्य भी उदाहरण आप ले सकते हैं, हजारों उदाहरण मौजूद हैं, तो उन सब प्रक्रियाओं से बचा जा सकता है। जर्नलिस्ट शुड बी ट्रेंड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। मुझे लगता है कि अगर वो इस पूरे प्रक्रिया का हिस्सा बने और अच्छे ढंग से बने, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। As I was just chatting with you earlier, when we're covering politics, when we're covering nuclear issues, when we're covering anything at all, even film and sports, we put in hours, days and months and years of our lives gaining expertise in that subject. It just doesn't come, you just can't read a health article that someone else has written and produce quality health commentary. So it's important to sort of develop in-depth knowledge about science, learn about how scientists work, go visit them in their laboratories, see how they design their studies, understand what their data means, and go out into the field and see how health systems are operating, and do that on a day-to-day basis. Unless that kind of an organic connect with your subject happens, unless you know what's going on, unless you know the underbelly of your subject, you really can't produce quality health commentary. And if we can't do that, we can't build science literacy among the people that we're writing for, that we're producing these TV programs for. रेडियो को सबसे पावरफुल में Thank you so much. Arji Saima, your comments? Thank you so much. Radio, of course, जैसे सर ने बोला, it is the easiest and the most accessible, means of communication. हर communication के लिए you have to walk up to that medium. Whether it's social media, whether it's TV, radio is a buddy. एक friend की तरह वो आपके साथ चलता रहता है. और सबसे अच्छी बात रेडियो की, जो एक वक्त में सबसे उसका नेगेटिव था, वही उसका सबसे बड़ा पॉजिटिव था। रेडियो पे एक आवाज़ आपसे बनती है, वो आवाज़ जिसका चेहरा आप खुद अपने दिल में बना सकते हैं। वो आपका दोस्त, इट्स नॉट इंटिमिडेटिंग, डराता नहीं है वो आपको जज नहीं करता। और इसलिए आप जब उसकी बात सुनते हैं या उससे बात करते हैं, तो बीच में जो समाज के पर्दे होते हैं ना, चाहे वो मजहब के हो, वो कास्ट के हो, वो क्लास के हो, कोई कितना अमीर है, कोई कितना गरीब है, वो सारे पर्दे हट जाते हैं। बात एक दिल की दूसरे दिल से होती है, इसलिए वो इम्पैक्ट और कोई मीडियम कभी हासिल नहीं कर सकता। That's why radio is one of the most powerful media of communication. Wow, rather impactful. Thank you so much. So from this popular song, We
video Kill the Radio Star to Radio Gaga by Queen, which says, I heard it on my radio, radio what's new, radio stubborn still loves you. I think radio is still being relevant, radio because radio is मेरे साथ कृतिका गोयल हैं और ये फैक्ट चेक पर बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं, तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि इस फैक्ट चेक की वजह क्यों पेश आई। जितनी मिसइंफॉर्मेशन है आज की तारीख में, जो सोशल मीडिया है नहीं, ऑफलाइन भी लोग शेयर कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उन सब पे जो शेयर की जा रही है, उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। कोविड के टाइम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हमने देखा कि कैसे कोई भी गलत जानकारी आपकी हेल्थ को, आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। एक तरीका हो कि वो खुद भी उस जानकारी को चेक कर पाए, वेरीफाई कर पाए, सो दैट वो उन्हें पता है कि अगली बार जब वो किसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, कैसे हम चेक करें कि कोई इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है? बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे सबसे सिंपल तरीका वेरीफाई करने का होता है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। इसके अलावा गूगल, एज इट सेड, गूगल एक फैक्ट चेकर का बेस्ट फ्रेंड है। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पहले उसको गूगल करिए कि आपको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कहीं और ट्रस्टेड सोर्सेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। तो ये कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन योरसेल्फ, क्वेश्चन पूछिए कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, ये क्या इसका सोर्स है, क्या इसको मुझे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए वेरीफाई बिना करे। सो आई थिंक दीज आर सम सिंपल टेक्निक्स जिससे आप बेसिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने लेवल पे। इसमें जो हमारे जनता है और जो पत्रकार हैं, क्या दोनों को ट्रेंड होना चाहिए इस संबंध में? एब्सोल्युटली, क्योंकि सिर्फ जनता है जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करती है, जनता है जो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि कुछ लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हर एक बहुत सिंपल सा तरीका है, हर एक इंसान उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को वेरीफाई करे, उसके बाद फॉरवर्ड करे, कितना आसान होगा, कितना मतलब वील बी एबल टू इंश्योर द फैक्ट दैट एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, मेरे हिसाब से कोलैबोरेशन है लोगों और जर्नलिस्ट, फैक्ट चेकर्स के बीच में। सिर्फ जर्नलिस्ट ही वेरीफाई करे ऐसा जरूरी है। जी, ट्रस्टेड मीडिया कैसे बनेगा? आई थिंक बीइंग ट्रांसपेरेंट विद योर रीडर्स अबाउट आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, कैसे करते हैं। आई थिंक मोस्ट फैक्ट चेकर्स, बिकॉज हम IFCN सर्टिफाइड है, देयर इज़ अ वेरी क्लियर मेथडोलॉजी जो हम बताते हैं कि हम ये ऐसे वेरीफाई करते हैं कि कोई बायस नहीं है। देयर इज़ अ लेवल ऑफ स्क्रूटनी दैट वी गो थ्रू एवरी ईयर जब हमारा रीसर्टिफिकेशन होता है। तो आई थिंक थ्रू दैट आप इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों में वो ट्रस्ट जो अभी हम कहते हैं कि ख़त्म होता जा रहा है, वो बना रहे। गूगल जो ये काम कर रहा है, इससे कितना आप समझते हैं कि भविष्य में लाभ होगा? सॉरी, भविष्य में कितना लाभ होगा गूगल के इस इनिशिएटिव से? सर, आई मीन मैं ये मानती हूँ कि आप जब अर्ली इंटरवेंशन होती है, जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली ऑफ कोर्स देयर बी अ फेज जहाँ हम ये मिसइन्फोडेमिक जी उसको रेक्टिफाई शायद कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ इस समय है दिलीप कुमार साहब, जो IIMC जम्मू से तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं उनसे इस विषय पर बात करूंगा कि ये जो इस वक्त मीडिया समिट चल रहा है, इसका विषय क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। ये बताइए, जो समिट चल रहा है, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, इसका समाज पर क्या असर होता है? जी बहुत धन्यवाद। ये जो समिट चल रहा है, ये समिट विशेषकर मीडिया जो ट्रेनर हैं, जो डिसइन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन से संबंधित जिन्होंने ट्रेनिंग लिया है या जो उसको समझते हैं, सोसाइटी में लेके जाते हैं, सोसाइटी के लोगों को ट्रेंड करते हैं, उससे संबंधित है। और इसका सोसाइटी में जो इम्पैक्ट है वो जो इस तरीके की आजकल जो फेक यूनिवर्सिटीज़ या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे आप कहते हैं, बिना चेक किए हुए, बिना क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से, बिना सोचे समझे हुए
जो सूचनाएं एक दूसरी जगह पर पास की जाती हैं और उसका एक गलत इम्पैक्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में। बड़े मेजर हर्डल भी देखने को मिलते हैं। कई सारे मॉब लिंचिंग भी आपने देखे कि उससे संबंधित इन सब चीज़ों में मदद करता है, क्योंकि अगर पर्सनल लेवल पे वो इन्फॉर्मेशंस चेक कर लिए जाते हैं, जो टूल्स है, जो क्रिटिकल थिंकिंग का प्रोसेस है, तो मुझे लगता है कि उस हर्डल से काफ़ी बचा जा सकता है, उस वर्स्ट से या वर्स्ट सिचुएशन से, उस तरीके के बुरे वातावरण तैयार होने की प्रक्रिया से बचा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि समाज में जितना ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगा, लोग उतने एम्पावर्ड होंगे, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन में क्या सच है, क्या गलत है, ये तय करना बहुत ज़रूरी है और बहुत समय की मांग भी है। ये ज़रूर प्रश्न उठ सकता है कि आम जनता के बीच में क्या इतनी समय है या क्या इस तरह का टूल्स है कि वो इस चीज़ों को तय कर पाए। बिल्कुल उसी विषय को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज डेटा लीड्स और गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव कर रहा है, और उसको अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतारा जा सके, जो काफ़ी हद तक हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, उतार चुके हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी टीम जो आज दिख रही है, जो पहले बहुत छोटी थी, और हर साल इस टीम की जो आकार है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस आकार को अगर ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि एक बहुत सकारात्मक परिणाम होगा और सभ्य और सुदृढ़ समाज का निर्माण होगा, जिसमें सही सूचनाओं का आदान प्रदान होगा। तो क्या ग्रामीण क्षेत्र और आवाम जो जनता है उसको भी इसमें एम्पावर्ड होना चाहिए, फेक न्यूज़ को लेकर के कॉन्शियस होना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत बड़ा वो चुनौती भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में या सुदूर के क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र हैं हमारे, वहाँ पर इस प्रक्रिया को कैसे सुचारू रूप से किया जा सके। हालांकि रेडियो के माध्यम से या रेडियो के जो जॉकी हैं या रेडियो को समझने वाले, ऑपरेट करने वाले, कम्युनिटी रेडियो को चलाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। एक बड़ा प्रश्न ये है कि कम्युनिटी रेडियो का एक्चुअल ग्राउंड पे प्रयोग किस प्रकार हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव तो है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और उनको ट्रेनिंग अगर हम दे रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि सोचो, समझो और उसके बाद उसको पसंद करो, जो टैगलाइन है इसका, तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि वहाँ पर भी लोग धीरे धीरे प्रशिक्षित हो रहे हैं और इस तरह के सूचनाओं को वो फिल्टर करना सीख गए हैं। अगर वो सूचनाओं को फिल्टर करके आगे पास करना स्टार्ट करें, तो मुझे लगता है कि रेडियो के रीच चूँकि मैक्सिमम है, 99.99% तक है, तो उससे काफ़ी लोगों का प्रभाव पड़ेगा, खासकर किसानों में उसका प्रभाव पड़ेगा। और कृषि में किन चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए, किस चीज़ों का नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा तय कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। और बहुत मार्केट में जो बहुत सारे तरह की सूचनाएं होती हैं, जो उनको एक वर्ड होता है देहाती वर्ड बरगला देने का काम जो करते हैं, उससे वो बच सकते हैं। और उसी प्रक्रिया को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज और इस तरह के जो ट्रेनर हैं, वो सुदूर क्षेत्रों में जा कर के काम करें, तो मुझे लगता है कि और मजबूती आएगी। चुनौती यही है कि क्या सही सेंस में लोग वहाँ जा कर के काम कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा बेहतर परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में ये परिवार और बड़ा होगा, और जितना बड़ा होगा और जितने सही भाव में काम करेगा, मुझे लगता है कि ग्रामीणों को और सुदूर क्षेत्र के भारत को या इस पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इस तरह की सूचनाओं की आवश्यकता है, वो सूचनाओं को सही रूप में लेकर के अपने आप को मजबूती प्रदान कर पाएंगे। तो क्या पत्रकार जो हमारे बंधु हैं, पत्रकार बंधु जो फील्ड में काम करते हैं, उनको इस तरह की चीज़ों में कितना प्रशिक्षित होना चाहिए? उनको हर लेवल पे प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि फैक्ट चेक का जो प्रोसेस है या क्रिटिकल थिंकिंग का जो प्रोसेस है, अगर पत्रकार जो समाज का आवाज़ है, जो मासेस की वॉइस है, अगर वो ट्रेंड नहीं है, तो आपने बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे या समाचार देखे जो बिना फैक्ट चेक किए निकले, और उसका एक बहुत बुरा परिणाम दिखाई दिया समाज में, जिससे बचा जा सकता था। और वो चाहे बाढ़ की प्रक्रिया हो, नेचुरल जो प्राकृतिक आपदा है, या कोई और अन्य भी उदाहरण आप ले सकते हैं, हजारों उदाहरण मौजूद हैं, तो उन सब प्रक्रियाओं से बचा जा सकता है। जर्नलिस्ट शुड बी ट्रेंड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। मुझे लगता है कि अगर वो इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने और अच्छे ढंग से बने, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरे साथ कृतिका गोयल हैं और ये फैक्ट चेक पर बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा
कि इस फैक्ट चेक की वजह क्यों पेश आई? जितनी मिस इन्फॉर्मेशन है आज की तारीख में, जो सोशल मीडिया है नहीं, ऑफलाइन भी लोग शेयर कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, उन सब पे जो शेयर की जा रही है, उसकी वजह से बहुत ज़रूरी है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए। कोविड के टाइम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हमने देखा कि कैसे कोई भी गलत जानकारी आपकी हेल्थ को, आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। एक तरीका हो कि वो खुद भी उस जानकारी को चेक कर पाए, वेरीफाई कर पाए, सो दैट वो उन्हें पता है कि अगली बार जब वो किसी के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं। हाँ, कैसे हम चेक करें कि कोई इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है? बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे सबसे सिंपल तरीका वेरीफाई करने का होता है गूगल रिवर्स इमेज सर्च। इसके अलावा गूगल, एज इट सेड, गूगल एक फैक्ट चेकर का बेस्ट फ्रेंड है। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पहले उसको गूगल करिए कि आपको उस इन्फॉर्मेशन के बारे में कहीं और ट्रस्टेड सोर्सेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं। तो ये कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन योरसेल्फ, क्वेश्चन पूछिए कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, ये क्या इसका सोर्स है, क्या इसको मुझे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए वेरीफाई बिना करे। सो आई थिंक दीज आर सम सिंपल टेक्निक्स जिससे आप बेसिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने लेवल पे। इसमें जो हमारे जनता है और जो पत्रकार हैं, क्या दोनों को ट्रेंड होना चाहिए इस संबंध में? एब्सोल्युटली, क्योंकि सिर्फ जनता है जो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करती है, जनता है जो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पैसा नहीं है ना कि कुछ लोग कंज्यूम कर रहे हैं, सब कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हर एक बहुत सिंपल सा तरीका है, हर एक इंसान उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को वेरीफाई करे, उसके बाद फॉरवर्ड करे, कितना आसान होगा, कितना मतलब वील बी एबल टू इंश्योर द फैक्ट दैट एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, मेरे हिसाब से एक कोलैबोरेशन है लोगों और जर्नलिस्ट, फैक्ट चेकर्स के बीच में। सिर्फ जर्नलिस्ट ही वेरीफाई करें ऐसा ज़रूरी है। जी, ट्रस्टेड मीडिया कैसे बनेगा? आई थिंक बीइंग ट्रांसपेरेंट विद योर रीडर्स अबाउट आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, कैसे करते हैं। आई थिंक मोस्ट फैक्ट चेकर्स, बिकॉज हम IFCN सर्टिफाइड है, देयर इज़ अ वेरी क्लियर मेथडोलॉजी जो हम बताते हैं कि हम ये ऐसे वेरीफाई करते हैं कि कोई बायस नहीं है। देर इज़ अ लेवल ऑफ स्क्रूटनी दैट वी गो थ्रू एवरी ईयर जब हमारा रीसर्टिफिकेशन होता है। तो आई थिंक थ्रू दैट आप इंश्योर कर सकते हैं कि लोगों में वो ट्रस्ट जो अभी हम कहते हैं कि ख़त्म होता जा रहा है, वो बना रहे। गूगल जो ये काम कर रहा है, इससे कितना आप समझते हैं कि भविष्य में लाभ होगा? सॉरी, भविष्य में कितना लाभ होगा गूगल के इस इनिशिएटिव से? सर, आई मीन मैं ये मानती हूँ कि आप जब अर्ली इंटरवेंशन होती है, जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इवेंचुअली ऑफ कोर्स देयर बी अ फेज जहाँ हम ये मिस इन्फोडेमिक जी उसको रेक्टिफाई शायद कर पाएंगे। ठीक है, बाय। थैंक यू।